हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। नेक्सस एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। हम हाजिर एक नई वीडियो के साथ। आज हम बात करेंगे क्लास 10th के अर्थशास्त्र का चैप्टर नंबर 4, वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था। वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था की संपूर्ण जानकारी के लिए हमारी इस वीडियो क्लास तक देखिए। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं। नई आर्थिक नीति पर टिप्पणी लिखिए। तो भारत में नई आर्थिक नीति पीवी नरसिम्हा राव देश के प्रधानमंत्री थे। उनके वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 1991 में एक नीति बनाई, नई आर्थिक नीति। परंतु ये नई आर्थिक नीति 2002 में कांग्रेस सरकार द्वारा लागू की गई। इसके अंतर्गत देश में 3 नीतियों को अपनाया गया जो निम्नलिखित हैं। नई आर्थिक नीति में हमने देश में 3 बदलाव करे। पहला, निजीकरण की नीति को अपनाया, दूसरा उदारीकरण और तीसरा वैश्वीकरण। तो निजीकरण क्या होता है? तो बच्चे, निजीकरण से हमारा तात्पर्य है कि जब उत्पादन और वितरण जब निजी स्वामित्व में चले जाते हैं, यानी सार्वजनिक क्षेत्र में पूंजी या प्रबंधन में निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ाना, अर्थात सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग को निजी हाथों में सौंप दिया, तो इसे ही निजीकरण की नीति कहते हैं। निजीकरण के अंतर्गत जो प्राइवेट एक निजी इंसान है वो अपनी पूंजी के आधार पर उद्योग की स्थापना करेगा और सारे सार्वजनिक जो उद्योग हैं उनको निजी हाथों में सौंप देना ही निजीकरण की नीति कहलाती है। दूसरा है उदारीकरण की नीति। उदारीकरण की नीति से हमारे पास इस नीति के अंतर्गत सरकारी नियंत्रण को समाप्त करके उद्योगों यानी अर्थव्यवस्था को निजी करने को ही उदारीकरण की नीति कहते हैं। भारत के अंदर 6 भारी उद्योगों को छोड़कर सभी उद्योगों को हमने निजी हाथों में रख दिया। सरकार ने 6 उद्योगों को अपने हाथों में रखा, इसे ही हम उदारीकरण की नीति कहते हैं। अब बात करते हैं वैश्वीकरण की नीति। वैश्वीकरण की नीति से हमारा तात्पर्य यह है कि जब कोई देश बिना रोक टोक के विश्व के अन्य देशों में वस्तु या पूंजी का आदान प्रदान करता है, उसे वैश्वीकरण कहते हैं। तो भारत के अंदर 2002 में नई आर्थिक नीति के तहत हमने सभी देशों के उद्योगों को अपने देश में पूंजी निवेश के लिए आमंत्रित किया और भारत में सभी ने अपनी पूंजी वस्तु का आदान प्रदान खुलकर किया। तो हमने नई आर्थिक नीति के अंतर्गत 3 बदलाव करे, निजीकरण, उदारीकरण और वैश्वीकरण की नीति। चलिए हम बात करते हैं वैश्वीकरण को बढ़ावा देने वाले कारक होते हैं। कौन कौन से कारक थे जिनने वैश्वीकरण को बढ़ावा दिया? पहला था प्रौद्योगिकी में तीव्रता। जब विश्व में भारत के अंदर नई आर्थिक नीति नहीं अपनाई गई थी तो विश्व के अंतर्गत नई नई टेक्नोलॉजी को अपनाया जा रहा था। तो भारत ने इस नई उच्च तकनीक से प्रेरित होकर हमने वैश्वीकरण की नीति को अपनाया ताकि हमारे यहाँ पर नई नई प्रौद्योगिकी का आगमन हो सके। तो प्रौद्योगिकी में तीव्र उन्नति के कारण नए वैश्वीकरण को बढ़ावा मिला। दूसरा, विचार व संस्कृति का योगदान। विचार और संस्कृति के योगदान ने भी भारत में वैश्वीकरण की नीति को बढ़ावा दिया। आपसी हित। जब विश्व के सभी देशों के नागरिकों के हित एक दूसरे से जुड़ने लगे तो भारत पीछे क्यों हटता है, इसलिए भारत ने भी नई आर्थिक नीति को अपनाया और वैश्वीकरण को बढ़ावा दिया। उदारीकरण व निजीकरण के कारण भी भारत में वैश्वीकरण को बढ़ावा मिला। व्यापार और निवेश नीतियों का उदारीकरण के कारण भी वैश्वीकरण को बढ़ावा मिला। ये थे हमारे वैश्वीकरण को बढ़ावा देने वाले कारक। अब बात करते हैं वैश्वीकरण के प्रभाव। यानी वैश्वीकरण, जैसा कि मैंने आपको बताया, वैश्वीकरण से हमारा तात्पर्य है जब कोई देश बिना विश्व के अन्य देशों से बिना रोक टोक के जब पूंजी और वस्तु या श्रमिकों का श्रम का आदान प्रदान करता है, उसे ही हम वैश्वीकरण कहते हैं। तो वैश्वीकरण का पहले प्रभाव ये पड़ा है कि पहले भारत रोजगार को बढ़ावा मिला। जब बड़ी बड़ी कंपनियां आ गई, पहले तो सरकार उत्पादन करती थी, लेकिन आज एक वस्तु की अनेकों कंपनियां आने से यहाँ पर रोजगार में वृद्धि हुई। वैश्वीकरण के कारण हमें सस्ती व कुशल वस्तुएं प्राप्त हुई। इसका सबसे बड़ा कारण था प्रौद्योगिकी यानी प्रतियोगिता, प्रतिस्पर्धा। जब एक प्रोडक्ट की 10 कंपनी आ गई तो 10 कंपनी चाहती है कि मेरे प्रोडक्ट बिके, तो वो सस्ती व कुशल वस्तुएं जनता के सामने मुहैया कराती है, जिसके कारण जनता को सस्ती व कुशल वस्तुएं प्राप्त होती है। नेक्स्ट है वैश्वीकरण के कारण प्रतियोगिता को बढ़ावा मिलता है। वैश्वीकरण के कारण विदेशों से विभिन्न सहायता प्राप्त होती है। नेक्स्ट है वैश्वीकरण के कारण सरकार की आय में वृद्धि होती है, क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनी आने से भारत टैक्स लाता है, टैक्स मिलता है, तो भारत की जो आय है वो बढ़ता ही है। अब बात करते हैं वैश्वीकरण के नकारात्मक प्रभाव। अभी तक तो हमने सकारात्मक बात करें, तो वैश्वीकरण के कारण साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद को बढ़ावा मिला। नेक्स्ट है वैश्वीकरण के कारण आर्थिक असमानता को बढ़ावा मिला, क्योंकि अमीर अमीर होता चला गया, गरीब गरीब होता चला गया। वैश्वीकरण के कारण हाथ के कारीगरों में बेरोजगारी को बढ़ावा मिला, क्योंकि यहाँ पर बड़ी बड़ी मशीन आने से
जो हाथ के कारीगर थे काम करने वाले, वो मशीन, वो पढ़े लिखे तो होते नहीं थे, अज्ञान होते थे, अशिक्षित हैं, जिसके कारण उनमें बेकारी को बढ़ावा मिला, बेरोजगारी को। वैश्वीकरण के कारण देश में आत्मनिर्भरता समाप्त हो, क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनियां आने से हमने सारा उत्पादन करना बंद कर दिया, हम बाहर की कंपनियों पर डिपेंड हो गए, जिसके कारण हमारी आत्मनिर्भरता समाप्त हुई। और फिर नेक्स्ट, वैश्वीकरण के कारण गरीबी व बेरोजगारी को बढ़ावा मिला, जिसके कारण ये वैश्वीकरण के नकारात्मक प्रभाव थे। ये हमने पढ़े वैश्वीकरण के सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव। बात करते हैं, जो प्रौद्योगिकी में हुई उन्नति ने वैश्वीकरण की प्रक्रिया को किस प्रकार प्रोत्साहन दिया। जो आज बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी आई, उसकी उन्नति ने वैश्वीकरण की प्रक्रिया को किस प्रकार प्रोत्साहित दिया। पहले कारण बात करते हैं। प्रौद्योगिकी में हुई उन्नति के कारण माल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना काफ़ी आसान हो गया, क्योंकि हम आज बैठे बैठे हमारे पास नई नई टेक्नोलॉजी ऐसी है कि हम अपनी बनी हुई वस्तुएं विश्व के अन्य बाजार या देश के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए हमारे पास यातायात सुविधा उपलब्ध हो गई है नई टेक्नोलॉजी से, जिससे हम अपनी वस्तुओं को आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचा देते हैं। दूसरा है प्रौद्योगिकी कारण। प्रौद्योगिकी में हुई उन्नति ने विभिन्न कंपनियों को इस योग्य बना दिया कि वे अपनी वस्तुओं को विदेशों में आसानी से भेज सकते हैं। आज हमारे पास बड़े बड़े एयरफोर्स, हवाई जहाज़ हैं और पानी के जहाज़ हैं, जिसके आधार पर हम अपनी वस्तुओं को, ट्रांसपोर्ट इतना मजबूत हो गया है टेक्नोलॉजी के आधार पर कि हम अपनी वस्तुएं एक स्थान से दूसरे स्थान पर, यानी एक देश से दूसरे देश से तीसरे देश में आसानी से अपनी वस्तुओं को पहुंचा सकते हैं। नेक्स्ट है, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का विकास इससे भी अधिक उल्लेखनीय है। जैसे दूरसंचार, इंटरनेट, कंप्यूटर, टेलीफोन, मोबाइल आदि ने विश्व भर में एक दूसरे से संपर्क स्थापित किया। आज एक देश दूसरे देश में व्यापार करना आसान हो गया। आप एक देश से दूसरे देश में आप ऑनलाइन व्यापार कर सकते हो। आज हमारे पास इंटरनेट है, कंप्यूटर है, दूरसंचार है, टेलीफोन है, मोबाइल है। इसके आधार पर हम एक देश से दूसरे देश की कंपनी से हम अपना कांटेक्ट कर सकते हैं, जिसके आधार पर हम अपने व्यापार को तेज़ी से तीव्र कर सकते हैं। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी ने एक और प्रकार से भी वैश्वीकरण को बढ़ावा दिया। इससे विभिन्न देशों के बीच सेवाओं के उत्पादन के प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो ये हमने बात करा प्रौद्योगिकी, जो हमारे यहाँ पर नई नई टेक्नोलॉजी के आधार पर उन्नति जो हुई, उससे वैश्वीकरण को क्या प्रभाव पड़ा। अब बात करते हैं विशेष आर्थिक जोन, जिसे कहते हैं स्पेशल इकोनॉमिक्स जोन, यानी सेज भी कह सकते हैं इसे। तो ये क्या था, बात करते हैं। विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐसे क्षेत्र हैं जहां विश्व स्तरीय सुविधाएं जैसे बिजली, पानी, सड़क, परिवहन, मनोरंजन और शैक्षिक सुविधाओं की व्यवस्था की जाती है और करों में भी रियायत दी जाती है। तो विशेष आर्थिक जोन का मतलब ये हो गया कि एक देश बाहर की कंपनियों को अपने देश में लुभाने के लिए उनको एक ऐसी एनवायरनमेंट या ऐसी जगह उपलब्ध कराना जिसमें पानी, बिजली, सड़क, परिवहन, मनोरंजन के साधन, शैक्षिक सुविधा, यहाँ तक कि बाजार उपलब्ध होते हैं। तो ऐसी जगह मुहैया कराना ताकि बाहर की कंपनी हमारे यहाँ पर आकर व्यापार को बढ़ावा दे सकें। तो ये सेज था। तो इसके अंतर्गत कंपनियों को लुभाने के लिए सरकार करों में भी रियायत देती है। तो विशेष आर्थिक क्षेत्र की विशेषता क्या है? पहला, उपभोक्ता को विभिन्न प्रकार की नई नई वस्तुएं सस्ते दामों में उपलब्ध होती है। जब सरकार विशेष आर्थिक क्षेत्र को बढ़ावा देगी तो बाहर की कंपनियां प्रेरित होकर यहाँ पर बड़े बड़े उद्योगों को स्थापित करेगी, जिसके कारण लोगों के पास नई नई वस्तुएं सस्ते दामों पर उपलब्ध होगी। इससे भारत में आर्थिक से अधिक विदेशी कंपनियां आकर्षित हुई है। इससे भारत में रोजगार को बढ़ावा मिला है। जब बाहर की कंपनियां आएगी और सरकार उन्हें नई नई टेक्नोलॉजी और नई नई सुविधाएं उपलब्ध कराएगी, तो कंपनी यहाँ पर आकर अपने उद्योग स्थापित करेगी, जिससे यहाँ पर रोजगार बढ़ेगा। इससे दरिद्रता और बेकारी दूर करने में सहायता मिली। यहाँ पर रोजगार तेजी से बढ़ने से कारण यहाँ पर गरीबी और बेरोजगारी को समाप्त करने में सहायता मिली। अब बात करते हैं बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ क्या होती है। बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ, ये कंपनियाँ सीमा पार क्यों फैला रही हैं? देखो, बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ वो होती है जब कोई कंपनी विश्व के अन्य देशों में अपनी शाखाएँ खोल लेती है, उसे बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ कहते हैं। जैसे कि पेप्सी, कोका कोला, फैंटा, मिरिंडा जैसी जो आपकी कोल्ड ड्रिंक्स, सॉफ्ट ड्रिंक है, ये सभी हमारी बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ हैं। तो ये सीमाओं के पार क्यों फैला रही है? यानी एक देश की कंपनी विश्व के अन्य देशों में भी अपनी शाखाएं खोल रही हैं, जो बहुराष्ट्रीय कंपनियों के आधार पर फैल रही हैं। अब बात करते हैं बहुराष्ट्रीय कंपनी क्या होती है। बहुराष्ट्रीय कंपनियां वे कंपनियां होती है जो अनेक देशों में अपनी शाखाएं स्थापित करती है ताकि वे उत्पादन पर अधिक से अधिक अपना नियंत्रण या स्वामित्व कर सके। ये कंपनियां सीमाओं के पार निम्नलिखित कारणों से फैला रही है। पहला, हर कंपनियों का उद्देश्य अधिक से अधिक लाभ कमाना होता है। सेकंड है, अपने निर्मित मालों को बेचने के लिए बाजारों की आवश्यकता के लिए बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपनी सीमाओं से पार अपने उद्योग को स्थापित कर रही है। सस्ता श्रम तथा संसाधन प्राप्त करने के लिए दूसरे देशों की सीमा में जाती है।
योग्य और प्रशिक्षित इंजीनियर आदि आसानी से मिल जाते हैं, इसलिए बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपनी सीमा पार अपनी कंपनियों की स्थापित कर रही है। बात करते हैं बहुराष्ट्रीय कंपनियों के साथ मिलकर स्थानीय कंपनियों को कैसे लाभ प्राप्त होता है। तो बच्चों, आपको पता है बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, बड़ी कंपनी स्थापित होने के बाद बड़े बड़े पार्ट्स खुद बनाती है। अगर सपोज एक मर्सिडीज कार बनाने वाली गाड़ी की अगर हम बात करें तो उसके नट बोल्ट जो है वो बड़ी बड़ी कंपनी नहीं बल्कि छोटी छोटी जो कंपनी होती है वो स्थापित करती है, जिससे बड़ी बड़ी कार जब भी स्थापित हो सकती है जब उसे छोटे छोटे पुर्जे छोटी छोटी कंपनियों से प्राप्त होंगे। तो देखते हैं बहुराष्ट्रीय कंपनियों के साथ मिलकर स्थानीय कंपनियों को कैसे लाभ पहुँचता है। पहला है, बहुराष्ट्रीय कंपनियों से उन्हें अतिरिक्त धन प्राप्त हो सकता है। वे बहुराष्ट्रीय कंपनियों की उन्नत तकनीक और तजुर्बे का लाभ उठाकर अपना उत्पादन बढ़ा सकती है। बहुराष्ट्रीय कंपनियां विदेशों में अपने माल का निर्यात में बहुराष्ट्रीय कंपनियां उनकी विशेष सहायता कर सकती है। नेक्स्ट है, विश्व व्यापार संगठन यानी WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन क्या है, इसके कार्य बताइए। तो विश्व व्यापार संगठन एक बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं यानी व्यापार को बढ़ावा देने के लिए एक संगठन है जो केवल व्यापार के क्षेत्र में कार्य करता है। चलिए देखते हैं विश्व व्यापार संगठन होता क्या। मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिएगा। 1948 में जेनेवा में एक गेट समझौता हुआ। इस समझौते का मुख्य उद्देश्य व्यापार की बाधाओं को दूर करना था। प्रारंभ में इसे विकसित देशों ने स्वीकार किया और धीरे धीरे वैश्वीकरण से प्रभावित होकर विकासशील देशों ने भी इसे स्वीकार किया और इसके सदस्य बन गए। जनवरी 1995 में गेट समझौते के रूप को बदलकर विश्व व्यापार संगठन रख दिया गया। तो यहाँ पर जो 1995 में जो प्रारंभ में जो 48 में गेट समझौता हुआ था, उस गेट समझौते का नाम बदलकर यहाँ पर 1995 में विश्व व्यापार संगठन रखा। इस संगठन में 150 सदस्य देश हैं। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जेनेवा यानी स्विट्जरलैंड में स्थित है। चलिए इसके कार्य देखते हैं। पहले कार्य है व्यापार में आने वाली बाधाओं को दूर करना। सेकंड है दूसरे देशों में व्यापार को बढ़ावा देना। व्यापार को बढ़ाने के लिए धन संबंधी सहायता प्रदान करना। व्यापार से संबंधित विवादों का समाधान करना विश्व व्यापार संगठन का कार्य है। अब बात करते हैं विश्व व्यापार अवरोध किसे कहते हैं। स्वतंत्रता के बाद भारत सरकार ने व्यापार अवरोध क्यों लगा दिए थे, स्पष्ट कीजिए। अथवा व्यापार अवरोध लगाए जाने के क्या कारण थे। पहला, व्यापार अवरोध क्या कहते हैं। व्यापार अवरोध मतलब होता है जब विदेशी माल के आयात पर रोक लगाई जाती है तो इसे व्यापार अवरोध कहते हैं। जैसे कि बाहर कोई कंपनी है, वो बाहर से बनी वस्तु हमारे देश में लाती हैं तो हम बैन कर देते हैं कि बाहर की वस्तु है, अब हमारे देश में विदेशी माल की आयात नहीं होगा, तो इसे ही हम व्यापार अवरोध कहते हैं। आयात पर कर व्यापार अवरोध का एक उदाहरण है। अगर आयात कर अगर सरकार ने बढ़ा दिया, वो कंपनी नहीं दे रही है, तो इसमें हम उसके जो वस्तु हैं अपने देश में आने की मनाही कर देते हैं। अब व्यापार अवरोध के कारण क्या है। पहला, ऐसा इसलिए किया गया ताकि विदेशी स्पर्धा से देश के उत्पादकों को संरक्षण प्रदान किया जा सके, क्योंकि आज हमारी जो कंपनियां देश की उनको संरक्षण मिल सके। बड़ी बड़ी कंपनियों को रोकने यानी हमारे देश की जो कंपनियां हैं वो आगे बढ़ जाएं और जो बाहर की कंपनियां हैं उनको रोका जा सके, इसलिए हम व्यापार अवरोध लगाते हैं। दूसरा है प्रतिस्पर्धा से भारत के नव उदित उद्योग ठप पड़ सकते थे, इसलिए उनको बढ़ाने के लिए हमने व्यापार अवरोध को बढ़ावा दिया। नेक्स्ट है केवल उन्हीं वस्तुओं का आयात किया जाए जिनके बिना काम चलना कठिन है, जैसे मशीनरी, उर्वरक, पेट्रोलियम आदि। एक देश अपने देश में उन उत्पादनों को बढ़ावा दिया जो हमारे देश में जिसका उत्पादन करना नामुमकिन है, और बाकी जो मुमकिन वाले उत्पादन है उसको बढ़ावा देने के लिए हमने व्यापार अवरोध को बढ़ाया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रम कानून के लचीलापन कंपनियों को कैसे मदद करेगा। श्रम कानून यानी जो श्रमिकों के लिए जो कानून है उनको लचीलापन बनाना कंपनियों को कैसे मदद करेगा। पहला चलिए देखते हैं। श्रम कानूनों में लचीलापन अनेक प्रकार से कंपनियों की मदद करेगा। इसी आशा से भारतीय सरकार ने बहुराष्ट्रीय कंपनियों को श्रम कानूनों में कई रियायतें दी। पहला, कंपनियां नियमित आधार पर श्रमिकों को रोजगार देने के बजाय काम के अनुसार छोटी अवधि के लिए श्रमिकों को कार्य पर रख सकती है ताकि कंपनी की श्रम लागत में कटौती हो सके। दूसरा है इस प्रकार छोटी अवधि के लिए कार्य पर रखने के कारण कंपनियां द्वारा श्रमिकों को स्वास्थ्य बीमा, भविष्य निधि एवं अतिरिक्त समय में अधिक पारिश्रमिक नहीं देना पड़ेगा, तो इसलिए हमने श्रमिक का लचीलापन बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरे देशों में बहुराष्ट्रीय कंपनियां किस प्रकार उत्पाद या उत्पादन पर नियंत्रण स्थापित करती है। तो आपको पता ही है
कि दूसरे देशों में एक कंपनी जो है, बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ है, वो दूसरे देशों में अपना नियंत्रण स्थापित करती है। कैसे? उत्पादन और उत्पाद में पहला विदेशी निवेश द्वारा वो अपना विदेशी निवेश करती है, निवेश के आधार पर उस देश के अंदर अपना नियंत्रण स्थापित करती है। दूसरा, स्थानीय कंपनियों के साथ संयुक्त रूप से उत्पादन करना। दूसरे देश में जाकर वहाँ की कंपनियों से हम वो करते हैं समझौते के आधार पर व्यापार को बढ़ावा देते हैं। स्थानीय कंपनियों को खरीदना बहुत ही ज़रूरी पड़ जाता है, और छोटे उत्पादकों को ऑर्डर देने से एक कंपनियां दूसरी कंपनी के साथ अपना फ़ायदा उठाती है। तो हमारा ये हमने बात करा वैश्वीकरण और उसका मूल्यांकन। तो चलिए इसको बहुत अच्छे से करिएगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें।